ये क्वेश्चन हम लोगों के एग्ज़ाम में 2014 में आया है। ऑनर्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन इस सम्स में जाने से पहले आपको एक दो बातें याद रखनी होगी। जो लोग पहले के क्लासेस किए हैं उनको याद भी होगा, और जिनको याद नहीं उनको पहले मैं एक बार रिमाइंडर देना चाहूँगा कि वो बातों को आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद फिर सम्स में आइए तो फिर चीज़ें आपको बहुत ईजी और क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, हम लोग एक सेक्शन पढ़े थे, वो सेक्शन था हम लोगों का सेक्शन 54, कैपिटल गेन का है और एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मेट है सेम है, देखे हैं आप लोग। बस लॉन्ग टर्म वाले में हम लोग क्या करते हैं, सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको हम लोग नाम देते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, नेट सेल कंसिडरेशन से हम लोग लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको क्या बताया गया था कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्राइस वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पुराने फिगर को आज के डेट में, जिस ईयर में हम लोग सेल कर रहे हैं उस डेट में लाकर एडजस्ट करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सिंपल अगर लाइन में आपसे पूछा जाए कि एक्चुअली इसका एक लाइन में मीनिंग क्या है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस लेवल ऑफ द ईयर ऑफ सेल। ईयर ऑफ सेल के प्राइस लेवल में लाकर जो फिगर एडजस्ट की जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक नंबर यूज करते हैं, वो नंबर आपके बुक में दिए हुए हैं, और मैंने कहा था कि वो नंबर आपको 2001-2 से मिलेगा। 2001-2 से लेकर अभी जो आपका करेंट असेसमेंट ईयर है 23-24, तो 23-24 वाला नंबर अभी नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर तक मिलेगा। प्रीवियस ईयर हम लोगों का कौन सा है, 22-23, तो 22-23 का नंबर आपको दिख जाएगा। दूसरी एक बात मैंने इसके लिए कही थी कि ये नंबर आप याद मत रखिएगा, क्योंकि जिस साल के इंडेक्स नंबर की जरूरत होती है वो इंडेक्स नंबर हमारे सम्स में दिया रहता है। बुक में भले ही आपको सम्स के नीचे ना मिले, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा उस एग्जाम में उस क्वेश्चन के नीचे जिस जिस साल के इंडेक्स नंबर का आपको जरूरत है वो इंडेक्स नंबर दिया रहेगा। अपनी सेफ्टी के लिए 2 इंडेक्स नंबर आप याद रखिएगा, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, 1-2 सम्स करोगे माइंड में सेट हो जाएगा। 2001-2 से नंबर स्टार्ट किया गया तो उस साल का इंडेक्स रखा गया 100, और अभी जो प्रीवियस ईयर हम लोगों का चल रहा है इसका इंडेक्स नंबर हम लोग लेंगे 331। ठीक है, ये 2 नंबर याद रखिएगा, बीच के नंबर आपको मिल जाएंगे सम्स में। सेक्शन 54 का चर्चा इसलिए कर रहे हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 54 का एप्लीकेशन इस सम्स में हुआ है। सेक्शन 54 क्या बताता है कि अगर आप कुछ कंडीशन को पूरे करते हैं, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से कुछ और भी छूट दिए जाएंगे। ठीक है, मैं पूरे सेक्शन में नहीं जाऊंगा, कुछ की पॉइंट बस मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सेक्शन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके की पॉइंट क्या क्या थे, पहला कि सेक्शन 54 अप्लीकेबल होगा, किसके लिए अप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, मान लो आप किसी फर्म का सम्स बना रहे हो या किसी कंपनी का सम्स बना रहे हो तो सेक्शन 54 वाली बात उसके ऊपर लागू नहीं होगी। दूसरी बात क्या हमने पढ़ा था सेक्शन 54 में कि सेक्शन 54 के अंतर्गत जो एग्जेम्पशन मिलेगा उसके लिए आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि आपने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया है या कंस्ट्रक्ट करवाया है, बनवाया है। ट्रांसफर का मतलब यहाँ क्या है, सेल, मतलब आप एक लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो और साथ ही साथ एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो आपको आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से कुछ डिडक्शन दिए जाएंगे अगर आप ये कंडीशन पूरा करते हो तो। लेकिन इसके साथ 1-2 की पॉइंट्स और था। क्या की पॉइंट था कि आपने प्रॉपर्टी जो बेचा है वो बट ऑब्वियस है अपने इस ईयर में बेचा होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप बनवा रहे हो और आप खरीदे हो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड था, है ना। वो टाइम पीरियड क्या था कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेस किया है तो जिस दिन आपने सेल किया है
विद इन 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर, ये टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब उसके जस्ट 1 साल पहले तक के डेट में आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपको छूट मिल जाएगा, या फिर जिस डेट में आप बेचे हो उसके 2 साल के बाद तक भी आप परचेस कर लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54। ये परचेस का एरिया है, लिमिट है। कंस्ट्रक्शन के केस में क्या था कि जिस दिन हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, सेल करेंगे, उस डेट से 3 साल के अंदर तक हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, तो भी हम लोगों को सेक्शन 54 के अंदर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, ये डेट लिमिट सम्स में रहेगा, हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर खरीदा हुआ दिया है तो देखेंगे विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर का डेट होना चाहिए। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात बोली है तो जिस दिन हम लोग ट्रांसफर किए हैं उस डेट से 3 साल के बाद तक का डेट देखेंगे कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए। उस 3 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ प्रैक्टिकलिटी है। प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास टैक्स का ये नॉलेज है तो कभी भी हम कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उसके साथ साथ ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग अपने कैपिटल गेन के टैक्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो तुरंत हम एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। समझ रहे हैं, इससे क्या है, आप अपने टैक्स को रूल को फॉलो करते हुए बचा पाओगे, कम से कम लायबिलिटी आपके ऊपर अराइज होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आए, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट सेक्शन 54 का जो की पॉइंट था कि जब सारे कंडीशन हमने फुलफिल कर दिए तो हम लोगों को छूट कितने का मिलेगा। तो छूट के लिए हम लोगों के पास 2 बातें लिखी हुई थी। 2 पॉइंट में से जो मिनिमम फिगर होगा उसका आपको छूट मिलेगा। पहला लिखा हुआ था कैपिटल गेन, मतलब आपने कितना कैपिटल गेन कमाया, वो एक फिगर देखा जाएगा। और दूसरा, आपने नए वाले प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया, मतलब अगर आप खरीद रहे हो तो कितने का खरीद रहे हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन करवाए हो तो आपने कितने का कंस्ट्रक्शन करवाया। इन दोनों फिगर में से, मतलब जितना इन्वेस्ट किए न्यू प्रोजेक्ट में, न्यू प्रॉपर्टी में, न्यू परचेज में, और जितना कैपिटल गेन आया, दोनों में से जो फिगर कम होगा उसका हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये 5 की पॉइंट्स आप 54 के ध्यान में रखोगे, आपको सम्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी की चीजें रिमेन है जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह सेम। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सम्स को एक बार पढ़कर देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ है। सम्स को एक बार केयरफुली आप लोग सुन लें। क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास 2014 ऑनर्स का ये क्वेश्चन है। मिस्टर बानिक furnishes the following information for the previous year 2022-23। इंफॉर्मेशन में एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट हावड़ा दिया हुआ है और एक गोल्ड है, 2 चीजें हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो 54 का चर्चा हुआ था उसमें ये लाइन मत भूलिएगा कि आप जो ट्रांसफर कर रहे हो वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए लॉन्ग टर्म, और जो परचेस कर रहे हो वो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, या कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो वो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेल भी होगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और परचेज भी होगा, तो 54 का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। इस सम्स में गोल्ड दे दिया तो मन में ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर वो हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही क्यों मिलेगा, गोल्ड के साथ भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड वाला क्राइटेरिया जानने के लिए आपको पढ़ना होगा सेक्शन 54F, वो भी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। सेक्शन 54F में क्या था कि सेल होता है कोई अदर एसेट्स और परचेज होता है हाउस प्रॉपर्टी, तो फिर हम लोगों को जो एग्जेम्पशन मिलता है वो किस में मिलता है, 54F में। मतलब इसमें सेल होने वाला एसेट 54F के अंदर सेल होने वाला एसेट हमारा कोई दूसरा एसेट होता है, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता। आगे देखते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है। आप डेट ऑफ एक्विजिशन देखो, उससे ही समझ में आ जाएगा लॉन्ग टर्म है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में दिया है 10 दिसंबर 2012 और गोल्ड के केस में दिया है 15 अप्रैल 2008। ये परचेज एक्विजिशन का डेट है।
और डेट ऑफ सेल कितना दिया है, 15 मार्च 2023 और 5 सितंबर 2022। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि परचेज का डेट वो कुछ भी दे, लेकिन सेल वो हमेशा इस प्रीवियस ईयर में ही करेगा, जो कि हम लोगों का प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22 और 23, इसी के बीच में आपको सेल दिखेगा। अब आप सोच के देख लो, 2012 में खरीदा और 23 में बेचा, 10 साल क्रॉस कर गया लॉन्ग टर्म में। और गोल्ड के केस में भी 2008 में खरीदा था और 2022 में बेचा, यहाँ भी आप देख रहे हो 14 साल नियर अबाउट है, तो ये भी हम लोगों का लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है। ठीक है, 36 महीना क्रॉस कर जाने पर ही हम लोग किस में ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म में ले लेते हैं। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन है सेल प्रोसीड्स आपका दिया है हाउस प्रॉपर्टी का 36 लाख, इसको हमने 36 लाख में बेचा है, और गोल्ड 25 लाख। ब्रोकरेज दिया है सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में 2% ऑन सेल प्रोसीड्स, 2% सेल प्रोसीड के ऊपर ब्रोकरेज निकला है, गोल्ड पर कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन या अदर एक्सपेंसेस नहीं है। और लास्ट में एक लाइन मेंशन किया है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब इसी साल मिस्टर बानिक परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट श्याम बाजार फॉर ₹12 लाख। मिस्टर बानिक ने 12 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदा है, इसी साल खरीदा है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं सम्स पूरा समझने के बाद कैलकुलेशन किस तरीके से अपने को देना होगा। तो दो प्रॉपर्टी है, हमने लास्ट डे जो सम्स कराया था आपने देखा होगा कि उसमें भी 2 प्रॉपर्टी था। तो 2 प्रॉपर्टी में पहले हमने एक का निकाला था, फिर उसके नीचे दूसरे का निकाला था। आप चाहो तो दोनों को साथ साथ भी कर सकते हो, 2 कॉलम बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ज्यादा सुटेबल इसलिए भी है क्योंकि जब आप 2 बार में करते हो तो आपको एक ही चीजें 2 बार लिखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको फिर से रिपीट करके लिखनी पड़ेंगी अगर आप एक एक करके निकालते हो तो। और ऐसे 2 कॉलम बना लेते हैं तो एक ही बार चीजों को लिखना पड़ता है, अमाउंट दोनों का अलग अलग हम लोग पुट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग थोड़ी कर लीजिएगा। पार्टिकुलर्स पहला हम लोगों का है हाउस और दूसरा है गोल्ड। ऊपर की हेडिंग हर सम्स में हम लोग एक जैसा देते हैं, तो वो शायद बताने की जरूरत ना पड़े। सेल कंसिडरेशन आप देख लीजिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हाउस का है 36 लाख और गोल्ड का है 25 लाख दिया हुआ था। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हाउस में दिया था 36 लाख का 2% हम लोग ले लिए, कितना आया 72,000, गोल्ड का है नहीं। ये माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको हम लोग नाम देते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसमें लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आप देखिएगा बुक में क्या क्या यहीं पे छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको एफर्ट देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला पार्ट वो जो डायरेक्ट फिगर पुट करके दिखा दे रहा उससे ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से है कि आप उसको एक अलग नोट में दिखाइए कि वो हमने कैसे निकाला है। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हम लोग सिंपल तरीका क्या ले रहे थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया था 6 लाख और हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा कब है, हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा था 2012 में। तो 2012 और 13 का इंडेक्स नंबर आप देखोगे आपको मिल जाएगा कितना, 200। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 200 इंटू 331 इस साल का 22-23 का इंडेक्स नंबर है। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको फिगर मिल रहा है कितना, 9,93,000। ठीक है, गोल्ड के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गोल्ड का दिया हुआ था 8 लाख और गोल्ड को खरीदा है 15 अप्रैल 2008 में। तो 8-9 का इंडेक्स नंबर आप देखिएगा, 8-9 का इंडेक्स नंबर आपको मिलेगा 137। 8-9 का इंडेक्स नंबर से डिवाइड किए 137 और इस साल 22-23 का इंडेक्स नंबर, इस साल हम लोग बेचे हैं तो इस साल के इंडेक्स नंबर 331 से मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करके वैल्यू आ रहा है कितना, 19,32,847। ये आ गया हम लोगों का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिए और यहाँ लिख दिए वर्किंग नोट 1 में ये निकाला गया है। क्लियर है। इसमें और एक चीज हम लोग क्या लेस करते हैं नेट सेल कंसिडरेशन में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस सम्स में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, एक्चुअल में वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देगा, आपको उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा, यही प्रोसेस फॉलो करके। समझ रहे हैं, यहाँ लिख देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, उसके साथ कुछ और भी क्राइटेरिया थी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर बता रहा हूं मैं
कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर हुआ तो ये प्रोसेस सेम तरीके से फॉलो करके हम लोग कर सकते हैं। ये माइनस करके हम लोगों का आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 25,35,000 हाउस का और गोल्ड का 5,67,153। क्लियर है। अब इसमें से एक एग्जेम्पशन दिखा रहे हैं अंडर सेक्शन 54, तो वो किस में दिखाएं, हाउस में। कितने का दिखाएं, 12 लाख का। क्वेश्चन उठेगा 12 लाख का क्यों दिखाएं, तो रूल क्या बोल रहा था 54 का, 54 का रूल बोल रहा था, वर्किंग नोट 2 में लिख दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला गया था, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। और मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में आप देख लीजिए पॉइंट नंबर ए, आपका कैपिटल गेन कितना आया है, आपका कैपिटल गेन हाउस प्रॉपर्टी में आया है 25,35,000 और बी इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी सम्स में दिया हुआ है कितने का, 12 लाख का। तो एज पर रूल इन दोनों में से जो फिगर मिनिमम होगा उसका आपको छूट मिलेगा, कितने का आपको छूट मिल जाएगा, 12 लाख, ठीक है। ये 12 लाख का छूट मिला जो हमने दिखा दिया यहां पर, और चूंकि नोट में लिखे हैं तो इसको भी यहां लिख दे रहे हैं वर्किंग नोट 2। क्लियर है। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25-35 में से 12 लाख माइनस किए तो ये 13,35,000 आपका आ गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और गोल्ड में कोई भी छूट नहीं था तो 5,67,153 आ गया आपका गोल्ड का टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। एक लाइन इसके नीचे और ज्यादा आप लिख सकते हो अगर थोड़ा और क्लियर करना चाहो तो, कि इस पर्सन का टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, तो हम लोग ये दोनों फिगर को जोड़ कर दिखा देंगे, 13,35,000 प्लस 5,67,153, ये ऐड करके शायद आएगा 13 और 5 18, 6 3 9 7 5 12, 19,02,153, 19,02,153 हम लोगों का आ रहा है टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये लाइन लास्ट में लिख दिए तो ये सम्स हम लोगों का पूरा हो गया कंप्लीट। अभी आप लोग इसको केयरफुली एक बार देख लो, मन में कोई डाउट आए तो फिर से एक बार पूछ लीजिए, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।